प्यारे बच्चों नमस्कार, फिर से आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल लर्न एंड शेयर पे। और आपके जीतू भैया फिर से लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो। हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 की और चैप्टर का नाम है कार्य ऊर्जा शक्ति। इतने दिन से पढ़ पढ़ के तो सबको लर्न हो ही गया होगा और ये उसका 12वां पार्ट है। ठीक है, आज बेसिकली हमारा पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा और अब बचेंगे फिर बैक के सिर्फ कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो एक दो लेसन हमारे इसके बाद और फिर इस चैप्टर की भी समाप्ति हो जाएगी। ठीक है, चलो तो आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। टक्कर की काफी दिन से बात चल रही है, तो उस टक्कर को आगे आज कंटिन्यू करेंगे। और टक्कर में आज अपन पढ़ने वाले हैं 2D कोलिजन, द्विविम टक्कर। ठीक है, लेकिन द्विविम टक्कर पढ़ने से पहले हमने जो अभी तक कोलिजन पढ़ा है, जो टक्कर पढ़ी है, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर हम वापस द्विविम टक्कर पे आएंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, इस पे वापस आएंगे स्लाइड पे, पहले न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए, तो आप लोग पहले इस क्वेश्चन को आराम से रीड करिए, फिर हम बताएंगे इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो आई होप सबने आराम से ट्राई वराई किया होगा ना, बस आराम से कोशिश तो की होगी एटलीस्ट। चलो अब मैं आपको बताता हूँ क्या है कि भाई दो बॉलें हैं 10 किलो और 20 किलो की, और इस बार एक दूसरे की तरफ आ रही है, जबकि पिछले वाले केस में क्या हो रहा था, वो एक ही दिशा में जा रही थी। ठीक है, तो इस बार जो जनरलाइज केस होता है कि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं और 20 मीटर प्रति सेकंड और 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आ रही है। अब टक्कर अगर पूर्णतः प्रत्यास्थ है तो टक्कर के पश्चात उनका वेग क्या होगा? आसान सा प्रश्न है, लेकिन बस दिशा की कहानी चेंज हो गई, इसलिए क्वेश्चन चेंज हुआ। तो देखो बच्चों, हमारे पास ये है हमारी प्यारी सी नन्ही मुन्नी पहली बॉल M1, ठीक है, और ये हमारी M2। तो इस बार हमारी बॉलें कुछ इस तरीके से आ रही, एक इधर से और एक इधर से, तो ये U1 हुआ और ये U2 हुआ। बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी ऐसी प्रॉब्लम हमारे पास आए तो एक दिशा को धनात्मक मानते हैं, दूसरे को ऋणात्मक। तो देखो, इसको मान लो आप धनात्मक दिशा और इसको मान लो आप ऋणात्मक दिशा, क्योंकि U1 जो है वो धनात्मक दिशा में चल रहा है, तो U1 का मान कितना आएगा? U1 का मान कितना है 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये हमारा हो गया 20 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन U2 जो है वो इस दिशा में चल रहा है, मतलब माइनस की डायरेक्शन में चल रहा है, तो उसका मान अपन कितना लिखेंगे? माइनस का 10 मीटर प्रति सेकेंड। ये आपको बात यहाँ पे अच्छे से दिमाग में फिट कर लेनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो ये दो चीज अपन ने लिख दी। इसके बाद पहले वाले का द्रव्यमान कितना है? M1 कितना हमारे पास? M1 हमारे पास 10 किलो और M2 कितना हमारे पास? M2 हमारे पास 20 किलो। तो ये स्टार्टिंग का डेटा तो हमारे पास मिल गया। अब टकराने के बाद मुझे नहीं पता कौन इधर जाएगा कौन इधर जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं पता, तो रिजल्ट के बाद देखेंगे। अभी हम कुछ फाइनल डायग्राम नहीं बना रहे। चलो, तो हम सीधा सीधा सिंपल जो अपने फॉर्मूला पढ़ा है उस पर आते हैं। तो V2 का फॉर्मूला मुझे तो वही लाना है, 2M1U1 प्लस यहाँ पे U1 आया तो यहाँ पे U2, यहाँ पे M1 आया तो यहाँ पे M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, लगा दो, ये दूसरी बॉल का वेग आ जाएगा। तो देखो V2 कितना है हमारे पास? 2, M1 कितना है? 10 किलो, U1 कितना है? 20 प्लस U2 कितना है? माइनस का 10। तो ऐसा करते हैं, माइनस 10 आ रहा है ना, तो उसको प्लस माइनस सीधा माइनस 10 ही लिख देते हैं ना, माइनस माइनस अलग नहीं लगा रहे, एक ही साथ लिख देते हैं। M2 कितना है? 20, M1 कितना है? 10 अपॉन दोनों का द्रव्यमान, तो 10 प्लस 20 कितना हो गया? 30। ठीक है, फॉर्मेलिटी के लिए लिख देते हैं। चलो, तो ये देखो 20 और 10 कितना हुआ हमारे पास? 200, 200 को 2 से गुणा करा कितना आया? 400। तो ये 400 माइनस 20 माइनस 10 क्या देगा आपको? 10, 10 को 10 से गुणा कितना आया? 100 बटा 30। तो देखो सॉल्व करा तो आ गया 300 बटा 30, कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, आ गया 10। अरे क्या हो गया, ये तो मतलब मजा ही आ गया ना। हुआ ये कि इसका वेग धनात्मक हो गया, दूसरी वाली वस्तु का जो वेग था ऋणात्मक था वो अब धनात्मक हो गया। इसका मतलब टकराने के बाद दूसरी वस्तु इस बार धनात्मक में जानी है, धनात्मक इधर है, तो दो बॉलें आई, टकरा के ऐसे ही तो गई होगी, तो बस ये वाली बॉल ऐसे आ रही थी और वो ऐसे चली गई। ठीक है, यही बता रहा रिजल्ट।
अब अपन v1 का भी मान निकाल लेते हैं। तो देखो आसान, v1 का फॉर्मूला क्या है, 2m1 आ रहा है तो m2u2 प्लस फिर हमारे पास अपन यहाँ पे क्या लिखा u2, तो यहाँ लिखेंगे u1, यहाँ पे लिखा है m2, यहाँ लिखेंगे m1 और डिवाइड में m1 प्लस m2, डाल दो वैल्यूज। 2 दूसरे का द्रव्यमान कितना था 20 किलो और क्या बोलते हैं ये है -10, तो ये 20 किलो और ये हमारे पास -10 प्लस u1 कितना था हमारा, बस वैल्यूज रखनी और कुछ भी नहीं। u1 का हमारा 20, इसके बाद इसका कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं आपको, जो हमारा हो गया 20, ठीक है। इसके बाद m1 माइनस m2 करना है तो 10 माइनस 20, 10 माइनस 20 और नीचे इनका योग, तो 10 प्लस 20, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो देखो ये आ गया हमारा v1, तो v1 कितना है देखो, वही 2 दूनी 4 और ये हो गया हमारे पास -400 और ये प्लस 20 गुणा 10 माइनस 20 कितना आएगा -10, माइनस के 10 को 20 से गुणा करो और डिवाइड में 30, देखो कितना आया -400 और -200 और बटा 30, सॉल्व करा -600 बटा 30 से कैंसिल, 3 दूनी 6, कितनी आगे वैल्यू हमारे पास v1 की -20। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करो अच्छे से कि भाई जो v1 था, सॉरी जो u1 था, जो पहली बॉल थी वो धनात्मक में चल रही थी लेकिन उसका वेग ऋणात्मक में आ गया। दूसरी बॉल जो ऋणात्मक में चल रही थी, इधर की तरफ आ रही थी, वो अब धनात्मक हो गई, मतलब इस तरीके से, यानी बॉलें आई होगी ऐसे, ऐसे आई और टकराने के बाद वो ऐसे चली गई, ठीक है। ये आपकी पहली ऑब्जर्वेशन। दूसरी ऑब्जर्वेशन, देखो क्या बोलते हैं, इसका जो हमारा वेग आया वो 10 आया, पहले भी बेचारी का 10 था, अभी भी 10 ही है, और पहले उसका भी 20 था और अभी भी 20 आया, मतलब उनके वेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन किस में हुआ, उनकी दिशा में। किस में हुआ, उनकी दिशा में, ठीक है। तो आई होप सबको समझ आई होगी ये बात, बहुत आसान सी चीज थी, ठीक है। चलो एक और अच्छा सा न्यूमेरिकल देखते हैं, बहुत छोटा सा है ना, बहुत आसान प्रश्न है। अभी क्या बोल रहा है अपने को कि 2 बॉल बियरिंग जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान m है, मतलब m है, दोनों ही एक जैसी है, एवं एक दूसरे की ओर v वेग से गतिशील है। तो इस बार दोनों सेम वेलोसिटी की हैं, सॉरी सेम द्रव्यमान की है, और एक तरफ एक दूसरे की तरफ v वेग से बढ़ रही है, ठीक है। तो अगर टक्कर जो है पूर्णतः प्रत्यास्थ हो तो आपको बताना है टक्कर के पश्चात आप क्या निष्कर्ष निकालोगे। हम तो बिना टक्कर के निष्कर्ष निकाल देंगे कि भाई दोनों का द्रव्यमान सेम, दोनों का वेग सेम। अगर दो चीजें समान द्रव्यमान की एक दूसरे से पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर करती हैं तो वेग उनका एक्सचेंज हो जाता है। अगर दो समान द्रव्यमान की वस्तुएं एक दूसरे से प्रत्यास्थ टक्कर करती हैं तो वेग एक्सचेंज हो जाता है, उनका जो भी वेलोसिटी थी वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाएगी। ये अपने पढ़ा था, रिजल्ट निकाला था। तो देखो बहुत अच्छी बात है। तो मतलब अगर ये इस दिशा में जा रही है तो ये अपनी वेग इसको दे देगी, मतलब टकराने के बाद, मतलब टकराने से अगर ये ऐसे आ रही है तो टकराने के बाद दूर चली जाएंगी उसी वेग से, ठीक है, क्योंकि दोनों का वेग सेम है। तो ये अपना वेग इसको देगी, ये अपना वेग इसको देगी। तो देखो, तो जो पहली वाली वस्तु है उसका द्रव्यमान m है, पहली वाली वस्तु का वेग कितना है v। क्यों वेग क्यों बोल रहे हैं अपन, क्योंकि सेम इस दिशा को भी धनात्मक मान लेते हैं और इसको ऋणात्मक। ऐसे ही दूसरी वाली को देखो, इसका द्रव्यमान कितना m ही है और इसका जो वेग है वो इस बार आ गया माइनस का v। तो टक्कर के पश्चात हम जैसा जानते हैं कि जो v1 का मान है वो इसकी ये वाला आ जाएगा u2 के बराबर, जो कि है माइनस का v। आप चाहो तो इसको मैथमेटिकली प्रूफ करके भी बता सकते हो, ठीक है, ये तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ऐसे ही आपका v2 का जो मान है वो u1 के बराबर आ जाएगा, जो है v। तो यानी टक्कर के पश्चात दोनों बॉलें कुछ इस तरीके से विपरीत दिशाओं में चली जाएंगी। जिस दिशा में पहले आ रही थी ना उसके विपरीत दिशाओं में समान वेग से चली जाएगी। भाई देखो ना, v1 जो है वो नेगेटिव आया, नेगेटिव का मतलब उसकी दिशा सिर्फ विपरीत हुई है, वेग तो उतना ही है। और जो हमारा दूसरा बॉल है वो कितना था उसका वेग, प्लस का v। जब वो टकरा के पीछे गई
तो उसका वेग किस में हो गया, धनात्मक में, दिशा धनात्मक वो वाली है। तो हमने निष्कर्ष निकाला। एक और चीज अपने को यहाँ पे समझनी है कि भाई दोनों का वेग भी सेम था, इसलिए टेंशन भी नहीं है। ठीक है, मान लो क्वेश्चन में होता कि एक का वेग v है, दूसरे का वेग 2v है, तो इसका 2v हो जाता, उसका v हो जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे छुटपुट के क्वेश्चन जो होता है ना MCQs में आ जाएंगे, ठीक है, या 1 नंबर में 2 नंबर में आ जाएंगे, तो डायरेक्टली आंसर लिख दो। नहीं तो किसी की इच्छा है तो पूरा जो अपन ने पीछे फॉर्मूला लिखा था डालो, उत्तर भी पाओगे। निष्कर्ष तो हमने निकाला हुआ है। एक हमारी NCERT के अंदर एक बहुत प्यारा सा प्रॉब्लम है, वो मैं आपको बताता हूँ, वो भी बहुत अच्छा है। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, क्वेश्चन ऐसा है कि एक पेंडुलम है, यानी सरल लोलक है, वो इस तरीके से है, उसका द्रव्यमान m है और क्षैतिज के साथ उसने थीटा कोण बना रखा है। क्षैतिज के साथ उसने थीटा कोण बना रखा है, सॉरी 30 डिग्री का कोण बना रखा है। हो सकता है मैंने पहले भी बताया हो। तो ये हमारी धरती माता, और इस धरती माता पे एक और बॉल रखी हुई है यहाँ पे m द्रव्यमान की। ठीक है, क्वेश्चन ये है, और इसकी लेंथ वेंथ भी उसने दे दी है कुछ, है ना। मान लो, मुझे देखो याद नहीं एग्जैक्टली, तो मैं 1 मीटर लिख देता हूँ। ठीक है, वैसे लेंथ का कोई काम भी नहीं है, नहीं कोण का काम है। तो 1 मीटर लिखा है हमने, है ना। थोड़ा भावनाओं पे जाओ, हो सकता है वर्ड्स थोड़ी इधर उधर हो गए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसका ये है कि टक्कर के, अगर इन दोनों के बीच में जो टक्कर हो रही है वो पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर है, तो टक्कर के पश्चात ये येलो वाली बॉल कितना ऊपर जाएगी। क्वेश्चन क्या है, टक्कर के पश्चात, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी। तो टक्कर के पश्चात ए कितना ऊपर जाएगी, ए कितना ऊपर जाएगी, ये इसका प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। आई होप ये चीज सबको समझ आई होगी। तो बेटा बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल रद्दी, बिल्कुल फर्जी क्वेश्चन है। देखो यहां पे इसका वेग इस दिशा में है, सही है, लेकिन जैसे बॉल नीचे पहुंची, देखो जैसे इस पॉइंट पे पहुंची, जैसे इसके पास में पहुंची, हमारी ग्रीन कलर की है और ये हमारी येलो कलर की है। तो जब जैसे ही इसके पास पहुंची, तभी भी इसके पास बेटा वेग कितना रहा होगा, v। ठीक है, अच्छा एक चीज और दे रखी है, घर्षणहीन है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये घर्षणहीन है ना, इस पे कोई घर्षण नहीं है। ठीक है, तो जब ये नीचे आई तो इसके पास तो कोई वेग नहीं था, ये तो चुपचाप बैठी थी, लेकिन ये v प्रारंभिक वेग से आई, तो ये क्या करेगी, हमें पता है दोनों में प्रत्यास्थ टक्कर होनी है, तो ये अपना वेग इसको ट्रांसफर करेगी और ये अपना वेग इसको ट्रांसफर करेगी। तो टक्कर के बाद ये जो हमारी ग्रीन कलर वाली जो बॉल है, टक्कर के बाद ये जो हमारी ग्रीन कलर वाली बॉल है, ये तो v वेग से चलने लग जाएगी, और जो येलो कलर वाली बॉल है वो चुपचाप से बैठ जाएगी, यानी इसका अंतिम वेग कितना हो जाएगा, 0। क्योंकि पहले ये चुपचाप बैठी थी ना, इसने इसको आके भुचका करा ना, भाग तू, तो इसने अपना जो स्टार्टिंग का विराम वाला जो जड़त्व था उसको दे दिया, बोले तू बैठ जा चुपचाप। ठीक है, तो ये एक समान वेग से चलती जाएगी और ये अपनी जगह रुक जाएगी। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि हमारी जो पेंडुलम जो है उसका क्षैतिज ऊर्ध्वाधर के साथ कितना कोण बढ़ेगा, 0। मतलब टक्कर के बाद कुछ ऐसी स्थिति बन जाएगी, मैं आपको बता देता हूं। टक्कर के बाद ये जो तुम्हारी व्हाइट कलर वाली बॉल है वो अपनी जगह ऐसे आ जाएगी, और ये जो ग्रीन कलर वाली बॉल है ये हमारी v वेग से आगे की तरफ चलती जाएगी। तो उसका उत्तर ये है। ठीक है, आराम से प्रश्न 2 नंबर में आएगा, कुछ भी नहीं है, फ्री के मार्क्स 2 नंबर में आएगा प्रश्न। आपको सिर्फ इतना सा लिखना है कि इसका ऊर्ध्वाधर के साथ जो इसने जो कोण बनाया ऊर्ध्वाधर के साथ वो 0 डिग्री का हो, बस इतना सा लिखना है, 0 डिग्री का कोण, 0 ठीक है, आई होप सबको ये बात क्लियर हो गई होगी। चलो, तो हमने कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स कर लिए हैं और करेंगे, लेकिन वो बैक के क्वेश्चंस के साथ। अभी आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वह है द्विविम टक्कर, यानी 2D कोलिजन। अब देखो द्विविम टक्कर मैंने आपको पहले ही बताया था। देखो जैसे आपका ये एक चौराहा है ना, अभी मान लो ये गाड़ी वाला नई गाड़ी लिए ना अभी, और नई गाड़ी लिए तो भगा रहा है, ये वैसे भगानी नहीं चाहिए आपको, लेकिन ये नई गाड़ी लेके आया, भगा रहा है ना। और देखो फिर इसके साथ क्या होगा, जो होगा बुरा होगा, इसलिए आपको भगानी नहीं चाहिए गाड़ी। और ये ट्रक वाला आ रहा है ना, ये ट्रक वाला हमारा आ रहा है, तो सामान वामान लेके जा रहा है।
तो जैसे ही ट्रक वाला यहाँ पे आया और ये बंदा जैसे ही गाड़ी लेके इसके पास आया, तो देखो इस तरीके से, मेरे पास ये ट्रक तो था नहीं तो मैंने कार बना दी, इस तरीके से इनमें भिड़ंत हो गई, इस तरीके से इसमें भिड़ंत हो गई। अभी टक्कर कौन सी? त्रियक टक्कर है। त्रियक मतलब ये हमारी एक तरीके से इसने सीधा नहीं मारा, इसने अपना हेड टू हेड नहीं कोलाइड करा, इसने कैसा साइड से कोलाइड करा। तो अब यहाँ से दो वस्तुएं दो अलग अलग दिशाओं से आ रही थी, टकराई, टकराने के बाद किसी दो दिशाओं में चली गई, दो अलग अलग दिशाओं से आ रही थी, टकराई और टकराने के बाद दो अलग दिशाओं में चली गई। ठीक है, यहां ऐसा हो सकता है एक वस्तु रखी हुई है, मतलब दोनों साथ साथ चली मान लो, और टकरा दी और अलग अलग दिशा में चली गई। फिजिक्स में सिंपली समझने के लिए हम यही मान के चलते हैं, हम मान के चलते हैं कि हमारी एक बॉल चल रही है, दूसरी बॉल विराम में है, वो टकराती है और टकराने के बाद किन्हीं दो अलग कोणों पे चली जाती है। ठीक है, तो देखो सबसे सिंपल यही केस होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के थोड़े चांसेस कम रहते हैं, ठीक है, पर पढ़ना जरूरी है। तो हम मान के चल रहे हैं कि हमारी जो ब्लू वाली बॉल है, मैं आपको थोड़ा फील कराता हूँ, ठीक है, इसको चलो स्लाइड को बाद में देखेंगे, फील कराने की कोशिश करता हूँ। मान लो ये पहली बॉल है M1, ठीक है ना, मस्त चुपचाप चल रही थी हमारी U वेग से आराम से मस्त चल रही थी, टहलते टहलते, है ना। सामने एक बॉल रखी है और जो बॉल रखी है उसके साथ इसने सम्मुख टक्कर नहीं करी, इसके साथ इसने टक्कर कैसी करी? तिर्यक टक्कर, मतलब थोड़ी सी इससे ऊपर थी, यहां पे मान लो। तो जब ये इसके पास में आई, ये पास आई 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 आने के बाद इसने इसको भेड़ दिया दूसरी दिशा में, है ना। जैसे अपन कैरम खेलते हैं तो मारते हैं गोटी को ऐसे साइड से मारते हैं स्ट्राइकर से, तो एक गोटी इधर जाती है, दूसरी गोटी इधर जाती है, तो वही वाला केस है कि एक ये वाली जो हमारी रेड, ये जो हमारी ग्रीन कलर वाली बॉल है जिसको अपन ने बोला है M2, वो किसी एक दिशा में चली जाएगी, और हमारी जो दूसरी वाली व्हाइट कलर वाली बॉल है वो किसी दूसरी दिशा में चली जाएगी। यहाँ पे हम द्विम में कुछ ऐसा मान के चलेंगे कि भाई एक विराम में पड़ी है, दूसरी चल रही थी, इसको बेचारे को ये चुपचाप बैठी थी, इसको भुजकाया पीछे जाके इसको मार दिया। ठीक है, मारने के बाद दोनों ऐसे अलग अलग दिशाओं में चली गई। ये केस हम यहाँ पे कंसिडर करके चल रहे हैं। ठीक है, तो देखो जब हम द्विम टक्कर के बारे में बात करते हैं तो संवेग तो संरक्षित रहता है, ठीक है, लेकिन संवेग इस बार दो अलग अलग दिशाओं में होगा। ठीक है, x में भी होगा, y में भी होगा। समझने की कोशिश करते हैं। देखो मान लो ये M1 द्रव्यमान की है, प्रारंभिक वेग इसका कितना माना अपन ने u, ये M2 द्रव्यमान की है, इसका प्रारंभिक वेग कितना माना अपन ने 0, चुपचाप बैठी थी। टक्कर के पश्चात पहली M1 जो बॉल है वो मान लो v1 वेग से इधर निकल ली, और इसी तरीके से जो दूसरी बॉल है M2 वो भी v2 वेग से किसी दूसरी दिशा में निकल ली। तो क्षैतिज के साथ इन्होंने कुछ कोण भी बनाया होगा, है ना, तो ये क्षैतिज बना देते अपन। तो मान लो क्षैतिज के साथ पहले वाले ने जो कोण बनाया उसको हम θ1 नाम दे देते हैं, और क्षैतिज के साथ जो दूसरे वाले ने कोण बनाया उसको हम θ2 नाम दे देते हैं। ठीक है, अब मैं समझाता हूं इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है। इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि तुम्हें इनिशियली सिर्फ 4 चीजें पता थी। M1 पता था, पहली बॉल का द्रव्यमान जो हमेशा से पता होता है, दूसरी बॉल का द्रव्यमान पता था, वो भी पता होता है, पहली वाली का वेग, दूसरी वाली का वेग, बस ये 4 पैरामीटर तुम्हें पता है। लेकिन टक्कर के बाद v1 नहीं पता, v2 नहीं पता, θ1 नहीं पता, θ2 नहीं पता। 4 पैरामीटर हो गए, 4 अलग अलग चर राशियां हो गई। अब 4 अलग अलग चर राशियों के लिए हमें 4 इक्वेशन चाहिए। ठीक है, 4 समीकरण चाहिए, ऐसा हमने पढ़ा है मैथ में, कम से कम 4 इक्वेशन चाहिए। पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं इसका संवेग भी संरक्षित कर दूं x और y दिशा में तो मुझे सिर्फ 2 ही इक्वेशन मिलेगी। और हम द्विम टक्कर के बारे में बोल रहे हैं, हम ऐसा बोल ही नहीं रहे हैं कि पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर है। जब ये पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर होगी नहीं तो गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहेगी। ठीक है, चलो मान लो मैंने बोल दिया ये इसका क्या बोलते हैं, पूर्णतः प्रत्यास्थ है, तो फिर कर लोगे। लेकिन अगर पूर्णतः प्रत्यास्थ नहीं है तो 2 इक्वेशन 4 वेरिएबल नहीं निकलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में द्विम टक्कर में 2 चीजें दे रखी होती है। ऐसा बोल देगा मान लो टक्कर के बाद 30 और 60 डिग्री कोण बनाया, ठीक है, यहां बोल देगा कि 2 वस्तुएं टक्कर के बाद 2 और 3 मीटर के वेग से जा रही, मतलब कुछ भी बोल देगा, और बोलेगा कोण निकालो, तो 2 चीजें देगा, 2 चीजें निकालने के लिए पूछेगा। ठीक है, हम क्वेश्चन कराएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अभी हम इसका संवेग संरक्षित करने की कोशिश करते हैं। अब देखो ये v1 वेग से यहां पे जा रही है, लेकिन मुझे तो x और y दिशा में संवेग संरक्षित करना है। अब नॉर्मल कोऑर्डिनेट जब आप बनाओगे तो फील आएगा कि भाई y दिशा तो ऐसे होती है और x दिशा ऐसे होती है,
मतलब मुझे इसके घटक करने पड़ेंगे y1 के, एक x की दिशा में एक y की दिशा में, ऐसे इसके भी घटक करने पड़ेंगे, एक x की दिशा में और एक y की दिशा में। तो देखो इसके अपन ने घटक किए v1 के, तो ये थीटा के साथ जो बनता है हमेशा वो कॉस, तो ये हो गया v1 कॉस थीटा 1। ठीक है, अब देखो इसका ये जो दूसरा घटक है वो आएगा लंबवत ऊपर, नीचे मत बता देना, ये हमारा v1 बीच में आना चाहिए। तो देखो दूसरा घटक आया हमारा यहाँ पर, क्या आया हमारे पास v1 साइन थीटा 1। अच्छा ये तो मैंने अपने मन से माने, तुम्हारा दिल करे फाई 1 मानो, थीटा फाई मानो, जो मानना मानो। ठीक है, इसके बाद दूसरा केस, चलो ब्लू से ले लेते हैं, ये वाला वापस थीटा इसके साथ बन रहा है, तो ये क्या हमारे पास v2 cos थीटा 1। अब इसका जो दूसरा घटक आएगा वो आएगा नीचे, ठीक है, ताकि बीच में चला जाए। तो देखो ये आ गया हमारे पास v2 साइन थीटा, अच्छा 2 है ना, इसको 2 लिख देते हैं, हमने 1 लिख दिया गलती से, तो v2 cos थीटा 2 और v2 साइन थीटा 2। तो अब आपको दिख रहा होगा कि भाई एक बार किसी चीज के घटक करने के बाद वो चीज हट जाती है, तो इसको हटा दो, भूल जाओ। ठीक है, तो देखो x दिशा में कौन कौन से घटक मिल रहे हैं, वेग के v1 cos थीटा 1 और v2 cos थीटा 2। ऐसे ही y दिशा में देखो v1 sin थीटा 1 और v2 sin थीटा 2। ठीक है, अब हम जानते हैं संवेग संरक्षण के नियम से कि प्रारंभिक संवेग अंतिम के बराबर होना चाहिए, लेकिन अभी तक जो टक्करें थी उसमें एक भी में टक्कर थी, तो कोई टेंशन नहीं थी, भाई एक ही दिशा में जा रहा है, दूसरा भी एक ही दिशा में जा रहा है, सीधा सीधा m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2 कर दिया अपन ने। लेकिन यहाँ पे x और y दो अलग अलग दिशाएं हैं, तो हमें x दिशा में भी संवेग संरक्षित करना पड़ेगा और y में भी। समझाते देखो कैसे होगा। यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में अगर मैं x दिशा में संवेग संरक्षित करूंगा, देखो लिखते हैं अपन x दिशा में या x अक्ष में, x में देखो ये वाली जो बॉल थी वो x दिशा में चल रही थी, तो इसका प्रारंभिक संवेग x दिशा में कितना आया m1 u। दूसरी बॉल ये भी x की दिशा में बैठी है, तो m2, लेकिन इसका कोई वेग नहीं था इसलिए 0। लेकिन जब अपन टक्कर खा गए, टक्कर खा ली इन दोनों ने, तो टक्कर के बाद x दिशा में इनका संवेग क्या, देखो पहले वाली बॉल का x दिशा में वेग कितना है v1 cos थीटा 1, तो क्या लिखेंगे हम m1 v1 cos थीटा 1 प्लस दूसरी बॉल का भी है, वो क्या लिखेंगे अपन m2 v2 cos थीटा 2। एक बात आप यहां से समझनी है कि दोनों एक ही दिशा में चल रही है। मान लो क्वेश्चन ऐसा आया इसमें टक्कर के बाद एक घटक यहां बन रहा है, एक घटक यहां बन रहा है, तो हम उस केस में एक को धनात्मक मानेंगे और एक को ऋणात्मक, जैसे हम y में मानने वाले हैं। y में देखो ना, एक ऊपर जा रही है एक नीचे जा रही है, तो जैसे हम कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं ना, ये प्लस x ये माइनस x, ये प्लस y ये माइनस y, वैसे सेम है ना, तो ऊपर वालों को प्लस मान लेते हैं, नीचे वालों को माइनस। तो ये हमारा किसका संवेग आया, ये हमारा आया x दिशा का संवेग। ठीक है ना, तो x दिशा में संवेग संरक्षण। ठीक है ना, अब y दिशा में संवेग संरक्षण करके देखते हैं। तो देखो y अक्ष में वही संवेग संरक्षण से, तो देखो y दिशा में देखो इनिशियली देखो ये भी x में गति कर रही थी, ये तो बेचारी चुपचाप बैठी थी, इसका तो कोई काम ही नहीं, रोल ही नहीं, तो इसका y दिशा में संवेग क्या हो गया 0, इसका भी y दिशा में क्या हो गया 0। तो इनिशियली y दिशा में कोई संवेग था ही नहीं, लेकिन टक्कर के बाद इस पहली वाली का संवेग क्या है y की दिशा में m1 v1 sin थीटा 1 और दूसरी वाली का m2 v2 sin थीटा 2, लेकिन नेगेटिव में। क्यों, क्योंकि माइनस y की दिशा में। तो बस ये लिखना है अपने को। प्रारंभ में कितना था 0, पहले वाले का भी क्योंकि था ही नहीं, और दूसरे वाले का भी 0। हो सकता है क्वेश्चन में कुछ ऐसा अटपटा सा आ जाए जिसमें कुछ दे रखा हो तो हम करेंगे, लेकिन स्कूल लेवल तक इतने प्रॉब्लम कठिन आते नहीं है ना। दूसरे वाले का क्या है देखो m1 v1 क्या हमारे पास साइन थीटा 1, और दूसरे वाले का क्या है m2 v2 साइन थीटा 2।
ठीक है ना, ये हमारा हो गया y दिशा में संवेग। आप चाहो तो इसको उधर ले आओ, तो हमारे पास देखो क्या आएगा, m1 v1 साइन थीटा 1 बराबर m2 v2 साइन थीटा 2। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन, पहली तो हम निकाल चुके हैं। अब समस्या बताते हैं। जैसे हमने आपको पहले बोला था भाई, स्टार्टिंग में मुझे m पता है, m1 पता है, m2 भी पता है, u1 भी पता है, u2 भी पता है, पर टक्कर के बाद मेरे को क्या पता, ना तो मुझे उनके अंतिम वेग पता है, ना तो मुझे कोण पता है। तो देखो 4 पैरामीटर है ना, 1 2 3 और 4। इक्वेशन कितनी बनी, ये पहली और ये दूसरी। तो अब 4 पैरामीटर और 2 इक्वेशन काम नहीं चलेगा, तो क्वेश्चन में आपको 2 चीजें ऑलरेडी दी हुई होंगी। ठीक है, तो चलो इस क्लास के लिए इतना ही। आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और वहां पे अपन और अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स करेंगे। इसी के साथ ही हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, फिनिश हो गया है। बस एनसीईआरटी की कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे तो 1-2 लेसन में हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।